हेलो स्टूडेंट्स, कृष्णा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। हम HSSC में जो रिसेंटली इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको डिस्कस कर रहे थे। अब आज आगे की वीडियो में देखो क्या करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, दे हैड नॉट डन दियर वर्क, चेंज द वॉइस। इसकी वॉइस चेंज करनी है, दे हैड नॉट डन दियर वर्क। अब देखो वॉइस में क्या है, पहला रूल क्या होता है, यदि आप इस सेंटेंस में सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट क्या है, दे, हैड क्या है, हेल्पिंग वर्ब, डन मेन वर्ब एंड दियर वर्क ऑब्जेक्ट है। ठीक है। यदि आप वॉइस की बात करें तो वॉइस का पहला रूल क्या है, जो ऑब्जेक्ट है उसका सब्जेक्ट बनाया जाता है, यानी दियर वर्क को सबसे पहले लिखेंगे। उसके बाद सेकंड रूल क्या है, टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा, यानी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को हैड बीन में चेंज करेंगे, यानी हैड नॉट बीन। आफ्टर देन थर्ड नंबर पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है तो डन। उसके बाद हम बाय का यूज करते हैं एंड लास्ट में सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, यानी दे का ऑब्जेक्टिव वॉइस चेंज की तो क्या हुई, दियर वर्क हैड नॉट बीन डन बाय देम। अब ये ऑप्शन में देखो कहाँ पे है, ए ऑप्शन क्या है, दियर वर्क हैड नॉट बीन डन बाय देम, यानी ए ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा इसका। डन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, whom did you laugh at। अब ये भी वॉइस है। एक चीज देखो बच्चों, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में वॉइस में हु और whom को छोड़ के बाकी कुछ भी आ जाए वो चीज़ तो क्या रहेगी, सेम रहेगी। लेकिन हु है तो हु को बाय whom में चेंज करते हैं और whom को who में चेंज करते हैं। ठीक है। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस का मीनिंग क्या है, सब्जेक्ट से पहले क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब आएगी, यानी सबसे पहले क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब, आफ्टर देन सब्जेक्ट का यूज होगा। क्लियर। अब यदि यहाँ पे बात करें आपा तो देखो whom को किस में चेंज करेंगे, who में। यहाँ पे बताया मैंने whom को किस में चेंज करेंगे, who में। अब आपा रूल के हिसाब से चलते हैं। अभी डिस्कस किया मैंने, सबसे पहला रूल क्या है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे। अब पहले तो हम ये देखेंगे गिवन सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है या नहीं है। उसकी पहचान का क्या तरीका है, सबसे पहले यदि WH फैमिली का कोई भी सेंटेंस आ जाए तो हम मेन वर्ब पे अंडरलाइन करेंगे। मेन वर्ब से पहले वाली चीज क्या होती है, सब्जेक्ट, जिसका हु से आंसर आएगा, और मेन वर्ब के बाद वाली चीज क्या होगी, ऑब्जेक्ट। हम पढ़ते हैं ना इंग्लिश में स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, यानी मेन वर्ब से पहले वाली चीज क्या होती है, सब्जेक्ट होती है, बाद वाली ऑब्जेक्ट होती है। तो यदि आप इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं, छोड़ दो। दूसरे नंबर पे टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब। अब टेंस है डिड, मतलब डिड पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो उसको चेंज करते हैं वॉज वर्ब में। और यदि हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, वॉज। तीसरा रूल, वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी लाफ्ड। यदि वर्ब के साथ ऑलरेडी प्रपोजिशन गिवन है तो वो सेम रहेगी, आफ्टर देन बाय का यूज होगा। और फिर लास्ट रूल क्या है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट यानी यू। अब देखो चेक करो ये कहाँ पे है, Who was laughed at by you, यानी ये बी ऑप्शन करेक्ट है। याद रखेंगे WH फैमिली का कोई भी मेंबर वो इसके अंदर आया है तो who और whom को छोड़ के बाकी तो सेम रहेंगे। who चेंज होगा by whom में और whom को चेंज करेंगे who में। ठीक है। और सबसे पहली बात याद रखेंगे, मेन वर्ब पे अंडरलाइन करेंगे। मेन वर्ब से पहले वाली चीज क्या होगी, सब्जेक्ट होगी, और मेन वर्ब के बाद वाली चीज क्या होगी, ऑब्जेक्ट होगी। एक इजी सा एग्जांपल लेते हैं, देखो whom का ही लेते हैं, whom have you invited, जैसे ये एक एग्जांपल है। अब पहला काम मेन वर्ब पे अंडरलाइन करना, मेन वर्ब क्या है, इनवाइटेड, तो पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, बाद में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। whom को चेंज करेंगे who में,
अब पहला रूल तो है ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाओ, हमारे पास नहीं है, छोड़ दो। सेकंड नंबर पे टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब, हैज हैव को हैज हैव प्लस बीन में, ऑब्जेक्ट नहीं है तो सिंगुलर वर्ब, आफ्टर देन वर्ब की थर्ड फॉर्म इनवाइटेड बाय यू। डन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए बनियन ट्री स्टैंड्स ब्लैंक द यमुना रिवर। अब क्या है, एक बरगद का पेड़ यमुना नदी के पास है, ठीक है। अब देखो दो कंसेप्ट हैं, हम प्रेपोजिशन में पढ़ते हैं, एक होता है बिसाइड, एक होता है बिसाइड्स। बिसाइड का मतलब होता है के पास, बी साइड, साइड में, पास में, और बिसाइड्स के अलावा, के सिवाय, ठीक है, पॉजिटिव सेंस में यूज होता है ये। तो अब यहाँ पे क्या है, यमुना नदी के पास बनियन का ट्री है, इसका मतलब क्या है, आंसर क्या होना चाहिए, बिसाइड, के पास, के साथ में, ठीक है। जैसे हम ये बोलते हैं गो एंड सेट बिसाइड यूर ब्रदर, जाओ और अपने भाई के पास बैठ जाओ। तो यहाँ पे के पास, के साइड में, के बगल में किसका यूज होता है, बिसाइड का। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या राइट है, बी, बिसाइड। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अनटिल मिडनाइट लास्ट नाइट। अब सबसे पहली बात तो मेरे को इस सेंटेंस में क्या पता होनी चाहिए, लास्ट आया है, लास्ट आया है मतलब हम पास्ट की बात कर रहे हैं। तो एक बार ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलते हैं। यहाँ पे मैंने देखा फर्स्ट ऑप्शन में हैव रेड दे रखा है, ये तो प्रेजेंट है, तो ये ऑप्शन तो नहीं आएगा। हैव बीन भी क्या है, प्रेजेंट है, ये ऑप्शन भी नहीं आएगा। एम रीडिंग भी क्या है, प्रेजेंट टेंस की पहचान है, तो ये भी नहीं आएगा। यदि आप ऑप्शन के हिसाब से चले तो यहाँ पे डी करेक्ट आंसर रहेगा, क्योंकि गिवन ऑप्शन में सिर्फ डी में ही पास्ट का इंडिकेशन है, बाकी सारी चीजें क्या है, प्रेजेंट में है। तो यहाँ पे आई वॉज रीडिंग अंटिल मिडनाइट लास्ट नाइट, पिछली रात देर रात तक मैं पढ़ रहा था। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन ठीक रहेगा, आई वॉज रीडिंग, ठीक है। वैसे तो हमें पता है यदि लास्ट कहीं पे भी आ जाए तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज होगा, पिछली वीडियो में डिस्कस हुआ था। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से चलना पड़ेगा, ऑप्शन में तो पास्ट इंडेफिनिट का जिक्र ही नहीं है, तो क्या है, डी ऑप्शन है, आई वॉज रीडिंग। डन। अब नेक्स्ट देखो, ही डजंट हैव मनी टू डोनेट। अब इसमें मच, सम, अ लिटल, मैनी, इनमें से यूज करना है, ठीक है। अब देखो ही डजंट हैव मच मनी टू डोनेट। अब यहाँ पे मच क्यों आया, एक बात ध्यान देंगे, मनी, मनी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ किसका यूज होता है बच्चों, मच का यूज होगा। अनकाउंटेबल नाउन के साथ मच लगता है, ठीक है। एक चीज देखो, सम क्यों नहीं आया, थोड़ा सा डिस्कस करते ऑप्शन को। सम क्यों नहीं आया, क्योंकि सम का यूज होता है पॉजिटिव सेंटेंस में, और यहाँ पे डजंट हैव नेगेटिव सेंस है, तो सम नहीं आएगा। अ लिटल क्यों नहीं आया, क्योंकि यदि नेगेटिव सेंस दे रखी है तब हम अ लिटल का यूज भी नहीं करते, उसमें लिटल आता है। अब मैनी क्यों नहीं आया, मैनी हमेशा काउंटेबल नाउन के साथ यूज किया जाता है, अनकाउंटेबल के साथ यूज नहीं किया जाता। तब यहाँ पे कौन सा सुटेबल आंसर है, ए, मच मनी टू डोनेट, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गिव मी टाइम टू डिसाइड द मैटर। ए ऑप्शन है अ फ्यू, बी है लिटल, सी है मच, डी है अ लिटल, ठीक है। अब यदि आप टाइम की बात करें, टाइम की, तो टाइम भी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। अब इसको ऑप्शन से समझते हैं बच्चे, अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। तो हम ए ऑप्शन तो वैसे ही नहीं लगा सकते, अ फ्यू आया है, फ्यू हमेशा काउंटेबल नाउन के साथ यूज होगा, अनकाउंटेबल के साथ यूज नहीं होगा, यानी ए ऑप्शन तो गलत है। लिटिल टाइम, अब देखो जब हम एडजेक्टिव का कंसेप्ट पढ़ते हैं तो वहां पे लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल,
तीन कंसेप्ट का यूज किया जाता है, लिटल, अ लिटल और द लिटल। ठीक है, लिटल का मीनिंग क्या है? लिटल आए तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ का, बट लिटल का मीनिंग होता है नेगेटिव सेंस, न के बराबर, जीरो। लेकिन यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, अभी मेरे को ये चीज डिसाइड करने के लिए कुछ टाइम चाहिए। अब लिटल तो नहीं आ सकता, लिटल का मतलब तो जीरो होता, भी टाइम नहीं चाहिए, तो लिटल भी कैंसिल। अब गिव मी मच टाइम, अब देखो यहाँ पे मच और अ लिटल में कंफ्लिक्ट है, दोनों ही आ सकते हैं, लेकिन थोड़ा सेंस को क्लियर करें। गिव मी मच टाइम टू डिसाइड द मैटर, भाई इस मैटर को डिसाइड करने के लिए मेरे को ज्यादा टाइम, मतलब बहुत ज्यादा टाइम चाहिए। मच का मतलब क्या होता है? ज्यादा। तो शायद सेंस क्लियर नहीं हो रही यहाँ पे। ये क्या बोलना चाहता है कि भाई मेरे को इस मैटर को डिसाइड करने के लिए थोड़ा सा टाइम दे दो, थोड़ा। अ लिटल, यानी करेक्ट आंसर क्या है? अ लिटल। अ लिटल का मतलब क्या है भाई? मात्रा में है लेकिन कम है, मीन्स मतलब जीरो से थोड़ा सा ऊपर, यानी थोड़े टाइम के लिए यहाँ पे क्या यूज करेंगे? अ लिटल। मच भी नहीं आएगा, क्योंकि यदि थोड़ा सेंस को क्लियर करे तो यहाँ पे मच शूट नहीं होगा, तो क्या आएगा? अ लिटल। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल और ले लो ए लिटल का। आई वॉन्ट टू ड्रिंक अ लिटल वाटर, भाई मैं थोड़ा सा पानी पीना चाहता हूं। लिटल तो जीरो होता है, लिटल तो नहीं आएगा। लिटल का मतलब तो मैंने अभी डिस्कस किया, नेगेटिव सेंस होगी, तो मेरे को थोड़ा सा पानी चाहिए पीने के लिए, तो थोड़ा सा, तो थोड़ा सा के लिए क्या आएगा? अ लिटल। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस, ये सेंटेंस गिवन है, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ये बताना है सेंटेंस कौन सा ठीक रहेगा। क्लियर? अब देखो, ईच ऑफ द स्पोर्ट्स वीमेन वर गिवन अ सर्टिफिकेट। ईच ऑफ द स्पोर्ट्स वीमेन, देखो हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ते हैं क्या, यदि किसी भी सेंटेंस में ईच ऑफ, एवरी ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ या वन ऑफ, ये चीजें कहीं पे भी आ जाए, इसका मतलब क्या है कि हम छांटने का काम कर रहे हैं। मतलब इसके तुरंत बाद जो भी प्रोनाउन आएगा या नाउन आएगा वो हमेशा क्या रहेंगे? प्लूरल, बहुवचन होंगे। ठीक है, लेकिन बाद में जो भी वर्ब होगी या प्रोनाउन होगा वो हमेशा क्या होगा? सिंगुलर होगा। क्या होगा? सिंगुलर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? ईच ऑफ द स्पोर्ट्स वीमेन, भी जितनी भी खिलाड़ी महिलाएं हैं उनमें से प्रत्येक ने, यानी ईच ऑफ के बाद तो प्लूरल है, ये चीज तो ठीक है भाई, उनमें से प्रत्येक को सर्टिफिकेट दिया गया है, यानी वर्ब क्या आएगी? सिंगुलर आएगी। ईच ऑफ भी प्रत्येक को, यानी इंडिविजुअल की बात हो रही है, तो यहाँ पे वर्ब क्या आएगी? सिंगुलर। तो वॉज गिवन अ सर्टिफिकेट। तो अब देखो ऑप्शन में कहाँ पे है ये? फर्स्ट ऑप्शन है एवरी स्पोर्ट्स वीमेन वर गिवन अ सर्टिफिकेट, नहीं है। बी, ईच ऑफ द स्पोर्ट्स वीमेन वॉज गिवन अ सर्टिफिकेट, यानी यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या रहेगा? बी रहेगा। क्लियर? इसको एक इजी एग्जांपल से भी समझ सकते हैं, जैसे मैंने लिखा वन ऑफ द बॉयज हैव गॉन, जैसे एक एग्जांपल है वन ऑफ द बॉयज हैव गॉन, तो यहाँ पे वन ऑफ एक को छाटा गया है, तो छाटा गया है तो छाटने के लिए बंदे तो मेरे को ज्यादा चाहिए, यानी यहाँ पे तो बॉयज ठीक है, भी लड़कों में से एक। यदि यहाँ पे मैं बॉय लिख देती तो एक में से एक नहीं छटेगा, छटने के लिए कम से कम 2 बंदे चाहिए, तो यहाँ पे वन ऑफ द बॉयज, लड़कों में से एक ने, एक जा चुका, तो मेन सब्जेक्ट तो अपना एक ही है, यानी वर्ब क्या आएगी? सिंगुलर आएगी। यहाँ पे क्या आएगा? हैज आएगा। सेम हेयर, वर्ब की जगह क्या आएगा? वो जाएगा। डन। अब नेक्स्ट कंसेप्ट देखो, द स्कीम अलाउज स्टूडेंट्स फ्रॉम मैनी कंट्रीज टू कम्युनिकेट। अब देखो
जो ये वर्ड है कम्युनिकेट, इसके साथ प्रपोजिशन विद आती है, ठीक है, विद वन अनदर। अब एक चीज है, कल भी डिस्कस किया था बच्चों, एक था ईच अदर, एक है वन अनदर, ये दो कंसेप्ट हैं। यदि प्रोनाउन की बात करें तो ईच अदर और वन अनदर क्या होते हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। और ईच अदर वन अनदर में डिफरेंस क्या है, जो ईच अदर है वो दो के लिए आएगा। मेन डिफरेंस की बात करें तो ईच अदर दो के लिए और वन अनदर दो से ज्यादा के लिए, ठीक है। अब हमें यह भी पता है द स्कीम अलाउज स्टूडेंट्स फ्रॉम मैनी कंट्रीज टू, स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे ज्यादा की बात है, ज्यादा की बात है तो आप क्या लगाएंगे, वन अनदर, और कम्युनिकेट अपने साथ प्रेपोजिशन भी लेगा बच्चों विद, तो विद वन अनदर, डन। नेक्स्ट देखो, व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड आई ब्लैंक द वायलिन, ठीक है, जब मैं बच्चा था तो वायलिन बजाता था, ये चीज है। अब ऑप्शन देखो एक बार, ये आई वॉज प्लेइंग, आई एम प्लेइंग, आई प्ले, आई प्लेड। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये पास्ट के बारे में बता रहा है, तो प्रेजेंट तो वैसे ही नहीं आना, यानी बी और सी ऑप्शन कैंसिल। और आई वॉज प्लेइंग, जब मैं बच्चा था तो मैं वायलिन बजा रहा था, देखो मीनिंग ही क्लियर नहीं है। जब हम पास्ट का इंडिकेशन कर रहे हैं तो ये चीज तो फिट ही नहीं बैठती। ये क्या है कि भाई जब मैं बच्चा था तो वायलिन बजाता था, काम पूरा ही है एक टाइप से, तो यहाँ पे डी ऑप्शन है, आई प्लेड द वायलिन, ठीक है। ऐसे नहीं होगा मैं जो वायलिन है वो बजा रहा था, अभी मैं बजाता था, था, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात कर रहे हैं, सिंपल पास्ट की, तो वहां पे डायरेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होगा, क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द ग्रोइंग नंबर ऑफ विजिटर्स द फुटपाथ, अब यहाँ पे क्या है, जो यात्री हैं उनके जो बढ़ती हुई संख्या है वो फुटपाथ को डैमेज कर रहे थे, ठीक है, या डैमेज कर रहे हैं। द ग्रोइंग नंबर्स ऑफ विजिटर्स, जो विजिटर्स की बढ़ती हुई संख्या है, यहाँ पे क्या मेंशन है, जो ये ग्रो है, ग्रोइंग, वो एक प्रोसेस को शो कर रहा है कि भाई बढ़ती हुई संख्या एक प्रोसेस है, और जब हम प्रोसेस का यूज करते हैं तो वहां पे कंटिन्यू टेंस आएगा, ठीक है, यानी या तो आर डैमेजिंग आ सकता है या वर डैमेजिंग आ सकता है, ऐसा ही कुछ है। अब चेक करेंगे भाई आर लगाएं या वर लगाएं। पहली बात, पास्ट बच्चों तब आएगा यदि साथ में पास्ट का कोई इंडिकेशन होगा। गिवन सेंटेंस में ऐसा कुछ भी नहीं है जहां पे हमें ये पता चले भी पास्ट का इंडिकेशन है, यानी पास्ट का इंडिकेशन हमें नहीं पता, इसका मतलब प्रेजेंट की बात हो रही है, आर डैमेजिंग, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट भी नहीं आएगा, ये डायरेक्ट आईएनजी दे रखी है, डायरेक्ट आईएनजी यूज होती ही नहीं बच्चों। वर डैमेजिंग क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे पास्ट का इंडिकेशन नहीं है, तो हम प्रेजेंट में ही हैं, प्रेजेंट में है तो ईजमार के साथ आईएनजी। आईएनजी क्यों आया, क्योंकि गिवन सेंटेंस एक प्रोसेस को दिखा रहा है, ठीक है, और जहाँ पे प्रोसेस होगी वहाँ पे कंटिन्यूस टेंस का यूज होगा, क्लियर। अब नेक्स्ट देखो, राम वॉज अपॉइंटेड क्लर्क, यहाँ पे आर्टिकल का यूज नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, कई बार क्वेश्चन पूछा गया एचएसएससी में इस टाइप से। इंग्लिश में एक टर्म है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक, पूरा करने वाला, ऑब्जेक्ट को जो चीज पूरी करेगी। जैसे मैंने लिखा दे सेलेक्टेड हर कैप्टन, उन्होंने उसे सेलेक्ट किया, क्या बनाया है, कैप्टन बनाया है। पहले तो देखो दे है सब्जेक्ट, सेलेक्ट है वर्ब, हर है ऑब्जेक्ट। यदि मैं सिर्फ इतना बोलूं उन्होंने उसे सेलेक्ट किया, क्या सेंटेंस पूरा है।
आप पूछोगे जी क्या सेलेक्ट किया है, भाई उसको क्या बनाया है, कैप्टन बनाया है। किसे बनाया है कैप्टन, हर को, उसे, उन्होंने तो बनाया है किसे, सीता को या उसको, ठीक है। यानी मैं ये बोल सकती हूँ जो कैप्टन है वो किसके लिए आया है, हर के लिए आया है। यानी हर और कैप्टन एक ही बंदा है। हर क्या है, ऑब्जेक्ट है, और इसको क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से पहले आर्टिकल का यूज नहीं होगा, ए एंड द किसी भी आर्टिकल का यूज यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। अब गिवन सेंटेंस राम वॉज अपॉइंटेड कलार, ये पैसिव वॉइस में दे दिया बच्चों, ठीक है। तो ये भी याद रखेंगे, बेशक पैसिव वॉइस में है या एक्टिव वॉइस में है, यदि ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के साथ आर्टिकल का यूज हम नहीं करेंगे। अब आपको कैसे पता चला ये पैसिव वॉइस में सेंटेंस है, देखो वॉज वर्ब के साथ वैसे आईएनजी आती है ना, लेकिन यहाँ पे वॉज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो यहीं से पता चल गया मैं सेंटेंस क्या है, पैसिव वॉइस का है। एक चीज और, राम को क्लार्क बनाया गया, राम को बनाया गया है। अब ऑब्जेक्ट की पहचान करने का क्या तरीका था, व्हाट और हुम लगाएंगे, क्या और किसको, किसको बनाया गया है, राम को। अब राम ने थोड़ी बनाया है, अभी राम को तो बनाया गया है, तो यहाँ पे राम क्या है, ऑब्जेक्ट है। और कई बार डिस्कस कर चुके हम, यदि ऑब्जेक्ट पहले है, किसको है, तो सेंटेंस हमेशा पैसिव वॉइस में होगा। HSSC वाले टेंस के क्वेश्चन, वर्ब के क्वेश्चन, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के क्वेश्चन हमेशा ही पैसिव वॉइस में देके पूछते हैं। तो याद रखेंगे यहाँ पे राम को क्लर्क बनाया गया है, इसका मतलब क्या है, राम और क्लर्क एक ही बंदा है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से पहले आर्टिकल का यूज नहीं होगा। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई ब्लैंक टू गो आउट बट आई हैड टू मच वर्क। देखो क्या है, एक बार इसका मीनिंग क्लियर करो। भाई मैं बाहर जाने की सोच रहा था परंतु मुझे बहुत सारा काम करना पड़ा, यही है। अब थोड़ा सा इसको और सोचे भी क्या है, मैं बाहर जाने की सोच रहा था, शायद यहाँ पे ये भी बोलना चाह रहा है भाई 4 2 hours 3 hours since 2 o'clock, ठीक है, कि भाई मैं 2 घंटे से बाहर जाने की सोच रहा था लेकिन एकदम से मुझे ज्यादा काम करना पड़ा। अब थोड़ा सा सेंस क्लियर करें तो पास्ट में काम स्टार्ट हो चुका था, भाई वो सोच रहा था, काफी टाइम से वो इस चीज को सोच रहा था, यानी ये चीज तो कंफर्म है, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। अब प्रेजेंट है या पास्ट है, ये चीज क्या चीज बताएगी हमें, हैड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, हैज या हैव, इनकी सेकंड फॉर्म क्या होगी, हैड, थर्ड भी क्या होगी, हैड। यानी सेंटेंस में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज होगा, यानी हैड बीन होपिंग, ठीक है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। क्रिकेट, आई एंजॉय वॉचिंग फुटबॉल एंड बास्केटबॉल, ठीक है। बिसाइड्स क्रिकेट आई एंजॉय वॉचिंग फुटबॉल एंड बास्केटबॉल। बताया था बिसाइड्स का मतलब क्या होता है, के अलावा। भाई क्रिकेट के अलावा मुझे फुटबॉल और बास्केटबॉल देखना पसंद है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बिसाइड्स क्रिकेट आई एंजॉय वॉचिंग फुटबॉल एंड बास्केटबॉल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। आई टेलीविजन अलॉट बट आई डोंट एनी मोर। क्या है, आई टेलीविजन अलॉट, भाई शायद वो अपनी हैबिट को शो कर रहा है, पास्ट की हैबिट को। क्या बोल रहा है कि भाई मैं टेलीविजन देखना पसंद करता था बट आजकल ज्यादा नहीं देखता, यही है ना। बट आई डोंट एनी मोर, अब मैं ज्यादा नहीं देखता, तो इसका क्या मतलब है, पास्ट हैबिट है। और एक वर्ड है यूज टू, यूज टू का यूज ही पास्ट हैबिट के लिए किया जाता है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे यूज टू कौन से ऑप्शन में है, यूज टू वॉच।
अब यहाँ पे कोई पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर नहीं है कि मैं वॉज यूज टू वॉच लगा दूं, ठीक है भाई, मैं टेलीविजन देखता था, तो यहाँ पे मैं कौन, यानी ये आई सब्जेक्ट का ही काम कर रहा है, यानी डायरेक्ट यूज होगा आई। यदि यहाँ पे आई ऑब्जेक्ट होता तो पहला ऑप्शन आ जाता, लेकिन आई क्या है, सब्जेक्ट है, तो आई यूज टू वॉच टेलीविजन अ लॉट बट आई डोंट एनी मोर। क्लियर? अब नेक्स्ट देखो, हु इज बेस्ट प्लेयर इन योर टीम। बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री से पहले किसका यूज होगा, द का यूज होगा। हु इज द बेस्ट, यानी बी ऑप्शन है। डन। डिग्री बोले तो पॉजिटिव, कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव। पॉजिटिव मीन्स एक बंदा, कंपेरेटिव दो बंदे, और सुपरलेटिव सब में से एक। कंपेरेटिव डिग्री के बाद देन का यूज होगा 90% केस में, हर एक में नहीं, और सुपरलेटिव डिग्री से पहले किसका यूज होगा, द का। क्लियर? आई डोंट वॉच ब्लैंक टेलीविजन वेरी ऑफन। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज याद रखनी है, कहीं पे भी वॉच टेलीविजन हो या ऑन टेलीविजन हो तो उसके बीच में आर्टिकल का यूज नहीं होता। वॉच टीवी, ऑन टीवी डायरेक्ट यूज होते हैं। डन। कभी दा लगा दो तो नॉट नीडेड, यहाँ पे आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं है। क्लियर? अब नेक्स्ट देखो, आई एम नॉट टायर्ड इनफ टू गो टू बेड येट वुडंट स्लीप इफ आई ब्लैंक टू बेड नाउ। देखो यहाँ पे आया है बच्चों इफ, ठीक है, इफ किसको शो करेगा, कंडीशन को। किसको शो करता है, कंडीशन को। तो एक पैटर्न याद रखेंगे क्या, यदि इफ क्लोज में फर्स्ट फॉर्म या पांचवी फॉर्म है तो जो नेक्स्ट सेंटेंस होगा वहां पे विल फर्स्ट आएगा। यदि इफ क्लोज में वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो वुड फर्स्ट आएगा, और यदि हैड थर्ड है तो वुड हैव थर्ड आएगा। ठीक है, वुड हैव थर्ड आएगा। ये कंडीशनल सेंटेंस है। अब मैंने चेक किया, वुड नॉट स्लीप, वुड नॉट फर्स्ट यहाँ पे है, तो डेफिनेटली इस साइड क्या आएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और वर्ब की सेकंड फॉर्म है बच्चों ए में, गो, वेंट, गोन। तो यहाँ पे क्या है, वेंट सेकंड फॉर्म है, तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ए। डन। अगला क्वेश्चन देखो, ही विल पास इफ ही वर्क्स हार्ड। वह पास हो जाएगा कब, यदि मेहनत करेगा। कंडीशन है, पास होने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, और ऑप्शन में इफ है बच्चों, सी ऑप्शन में है, कंडीशन को दिखा रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इफ आएगा। क्लियर? नेक्स्ट देखो, द मोर इलेक्ट्रिसिटी यू यूज द हायर योर बिल विल बी। सी ऑप्शन है। कैसे है, देखो वैसे तो हमने पढ़ा है भाई कंपेरेटिव डिग्री से पहले दान नहीं आता, लेकिन एक केस में कंपेरेटिव डिग्री से पहले भी दा का यूज हो सकता है। कब होगा, यदि दो सेंटेंस हैं, दो चीजें हैं, यदि वो एक दूसरे के डायरेक्टली या इनवर्सनली प्रोपोर्शनल है तो वहां पे दा का यूज होगा। ठीक है, जैसे एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी, एक घटेगी तो दूसरी भी घटेगी। ठीक है, जैसे मैंने बोला द मोर इलेक्ट्रिसिटी यू यूज, भाई जितनी ज्यादा बिजली तुम यूज करोगे उतना ही ज्यादा तुम्हारा बिल आएगा, तो यहाँ पे द हायर योर बिल विल बी, तो करेक्ट आंसर क्या है, सी होगा। क्लियर? अब नेक्स्ट देखो, दे वॉक्ड द फुटपाथ अंटिल दे केम टू ए स्मॉल ब्रिज। अब यहाँ पे क्या है, दे वॉक ब्लैंक द फुटपाथ। अब क्या है, एक फुटपाथ है, ठीक है, यदि आप उसके साथ साथ चलेंगे तो साथ साथ चलने के रेफरेंस में अलोंग का यूज किया जाता है। अलोंग का मीनिंग होता है जब आप सड़क के साथ साथ चलते हैं तो वो क्या होता है, अलोंग।
अब कई बच्चे अक्रॉस भी सोचेंगे। अक्रॉस का मतलब होता है इस पार से उस पार। यदि आप रोड को क्रॉस करते हैं ना तब वहां पे अक्रॉस आ सकता है, लेकिन जब यदि आप उसके किनारे किनारे चल रहे हैं तो वहां पे क्या आएगा, अलोंग आएगा। डन। तो आज की वीडियो में इतना ही बच्चों, थैंक यू।